हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लेके आए हैं 2023 का फिजिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर को। आज के इस वीडियो पे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप एक भी सवाल को मिस नहीं करिए, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप सीखिए चीजें कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं आज का पहला सवाल। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, मतलब पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज फिजिक्स में प्राप्त किया। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें से आपका जो आंसर सही है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, सर सीवी रमन ने। सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोजा था, रमन इफेक्ट के बारे में बताए थे, जिनके कारण से उनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। कितना पे, तो 1930 में। 1930 में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक ने इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया है। तो अगर किसी को रमन इफेक्ट के बारे में जानना है तो वो हम कभी और आपको बताएंगे। अभी आप फिलहाल नेक्स्ट सवाल को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इनमें से कौन जो है वो आपका यूनिट का सिस्टम नहीं है। यूनिट मतलब इकाई का प्रणाली। आप जानते हैं ना कि हम लोग मेजर करने के लिए यूनिट का यूज करते हैं। तो कैसा कैसा सिस्टम चला था किसी किसी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए कौन कौन सा सिस्टम चलाया गया था पहले। तो पहले आपका चला था सीजीएस। सीजीएस का मतलब तो सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर आपका चल गया एफपीएस। आप याद रखिएगा एफपीएस सिस्टम को हम फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और एक सिस्टम चला था एमकेएस। एमकेएस सिस्टम जिसको हम एम का मतलब क्या, मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। और लास्ट में और जो अभी चल रहा है हम लोग का मेजरमेंट के लिए सिस्टम क्या चल रहा है, तो एसआई चल रहा है। तो अभी हम लोग कौन सा यूनिट का सिस्टम यूज करते हैं, एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे सिस्टम चले थे इससे पहले। तो यहाँ पे कौन देखिए, एमकेएस चला था, सीजीएस चला था, एसआई चला था, लेकिन डेसिबल नहीं। डेसिबल एक यूनिट है, सिस्टम नहीं है। यूनिट का सिस्टम नहीं है, एक यूनिट है। और किसका यूनिट है, तो आप बोलिएगा कि जो हमारी ध्वनि की तीव्रता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस। तो ये लाउडनेस का क्या है, लाउडनेस का यूनिट है डेसिबल। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि इन एसआई सिस्टम, आपको बोले कि अभी हमारा ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो इन एसआई सिस्टम फंडामेंटल यूनिट को अब क्या बोलते हैं, तो बेस यूनिट बोलते हैं। तो कितने सारे बेस यूनिट होते हैं और कौन कौन होते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन कौन, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, तो करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और कैंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए। मीटर तो जान ही रहे हैं लेंथ के लिए, किलोग्राम मास, और सेकंड आपका किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, आपका चौथा नंबर सवाल आपको क्या बोला जा रहा है। ये सवाल देखिए, आपको बताए थे कि इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए वेहिकल मतलब एक कोई वाहन है, ट्रेवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड ही। मतलब कोई व्हीकल आपका आधा डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई एक यहाँ पे कंप्लीट डिस्टेंस मान लेते हैं, पूरा डिस्टेंस है। पूरा डिस्टेंस कितना है, तो हम मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस d है। तो इस डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस ये वाला कितना डिस्टेंस, d/2, ये आधा, और ये भी कितना हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा आपका d/2। तो ये आधा डिस्टेंस, पहले आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से और दूसरा आधा स्पीड ट्रेवल कर रहा है वो v2 स्पीड से। क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए कि जब वो आधा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा v1 स्पीड से तो कुछ समय लगेगा। तो मान लेते हैं कितना समय लिया यहाँ पे t1, यहाँ पे कितना समय लिया, तो t2 लिया। अब आपको निकालने क्या बोला गया है, आपको निकालने बोला गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस को हम d बोल दे रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो बोलिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो बोलिएगा यहाँ पे डिस्टेंस d/2, यहाँ पे डिस्टेंस d/2, टोटल कितना है, तो d है। पूरा टोटल कितना है, तो आप बोलिए टोटल डिस्टेंस मेरा d है। अब यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, तो आप बोलिएगा t1 प्लस t2।
डी का डी। T1 कैसे निकलेगा, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस यानी पहला डिस्टेंस d/2 बाई आपका स्पीड कितना पहले तो v1, फिर आपका डिस्टेंस कितना वही d/2, और T2 कितना पे लगा है तो V2 के लिए, दिख रहा है ना, T2 V2 और D2 d/2 के लिए है। T1 किसके लिए है तो d/2 और V1 के लिए। तो आप बिठा दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में क्या है, D है, यहाँ पे d/2, यहाँ पे d/2 कॉमन चल जाएगा, दोनों में है तो कॉमन चल जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहा है, इसको कैसे करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका D, दोनों में से d/2 चल जाएगा, आपका कॉमन बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2। अब यहाँ से देखिए D कट जाएगा आपका ना, D कट जाएगा तो D से कट जाएगा। ऊपर आपका क्या बचेगा, फिर आपका बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 1, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 1/2। एलसीएम कौन जाएगा, V1 V2 एलसीएम चल जाएगा आपका, V1 V2 एलसीएम क्रॉस कर देंगे तो ऊपर में आएगा V1 प्लस V2। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, तो यह बताइए कि जो नीचे होता है, नीचे वो ऊपर चल जाएगा आपका। तो नीचे का चीज अगर ऊपर चल गया तो कैसे दिखाएगा ये, तो ऊपर कौन जाएगा, 2 भी नीचे है, V1 V2 नीचे, ये चल जाएगा ऊपर, तो 2 V1 V2 ऊपर में आएगा, और नीचे में क्या आएगा आपका V1 प्लस V2। ये आपको बहुत बार बता चुके थे इससे पहले भी, थोड़ा सा और सॉल्व करवा दिए। यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ पे सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए यहाँ पे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट is moving along with the direction of motion at a given instant of time। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई बॉडी कितना तेज चल रहा है, इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इसमें आपको सोचना ही नहीं है कौन कितना जल्दी चल रहा है, कौन कितना फास्ट है, स्लो है, उसके लिए तो हमको स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब इंस्टेंट पे पूछा है तो इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, आपको नेक्स्ट नंबर सवाल क्या बोला है, छठा नंबर, कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे रेंज पे देखिए सवाल आपको पूछ ही रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ बाई g। अब देखिए ये मैक्सिमम तो तभी होगा ना, ये मैक्सिमम तब होगा जब आपका साइन का वैल्यू कितना हो, 1 हो, क्योंकि साइन में 1 ही सबसे ज्यादा होता है। और साइन का 1 कब होगा, जब ये 90 होगा। तो ये 90 होने के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा सर 45 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो आएगा आपका, ये तो रेंज का फॉर्मूला है, तो जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम कितना आएगा, तो आप बोलिएगा u² g आएगा। कब आएगा, जब आपका थीटा कितना होगा, जब आपका थीटा होगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा 45 तो 2 45 में 90, और साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये होगा आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल में आपको क्या पूछा गया, आप यहाँ पे देखिए, बोलता है बॉडी travel along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity is। मतलब कोई एक बॉडी है जो किसी एक वृत्त के परिधि सरकमफेरेंस पे ऐसे चल रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, तो 2 मीटर का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। और कितना एंगुलर वेलोसिटी दिया, मतलब आपको r दिया है, r 2 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, ये दिया है आपको 6 मीटर एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है कि वो कितना स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी दे दिया v, वेलोसिटी v दिया है, v कितना दिया 6 मीटर पर सेकेंड। और हमको निकालने क्या बोला है, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। हमें पूछा कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलिए, कि लीनियर वेग मतलब आपका रेखीय वेग जो होता है, लीनियर वेलोसिटी, ये इक्वल्स होता है ओमेगा आर, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो हमको ये दे दिया, ये कितना दिया है 6, ओमेगा हमको चाहिए, ये दिया है 2 से काट देंगे तो आएगा 3, मतलब ओमेगा का वैल्यू आएगा 3, और ओमेगा का साइन क्या होता है, तो रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, सबको पता है कैसा है, वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स कैसा है तो आप बोलिएगा वेक्टर है, वेलोसिटी कैसा है तो आप बोलिएगा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है तो आप बोलिएगा कि सर वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप नेक्स्ट वाले यहाँ पे देखिए 9 नंबर, ए स्टूडेंट studies some equation, power equals to work by time, force equals to mass into acceleration, velocity equals to displacement by time, how many vector quantities are contained in the equation। मतलब यहाँ पे जितने सारे समीकरण आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन आपका वेक्टर है। अभी बताए कि आपका वेक्टर कौन होगा, पावर, वर्क, टाइम, ये सब वेक्टर नहीं है। कौन है, फोर्स एक वेक्टर हो गया, यहाँ पे एक वेक्टर है।
फिर एक्सेलरेशन एक वेक्टर 2 हो गया आपका, फिर वेलोसिटी एक वेक्टर आपका 3 हो गया, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर आपका 4 हो गया। मतलब टोटल यहाँ पे आपका इस समीकरण में 4 वेक्टर है। कौन कौन? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ गिनने बोला जा रहा था ना कि कौन कौन आपका क्या है, वेक्टर है। तो सिंपल में आपका 4 वेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप नेक्स्ट वाला आप यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्या बोला जा रहा है आपको 10 नंबर सवाल में कि टू सेक ऑफ वाटर टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। मतलब गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। ऐसा करने से हम किसका लाभ उठा रहे हैं? क्या होता है बोलिए तो गिले कपड़े में अगर हम लोग झटका लगाएंगे तो पानी नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये किसका नियम, किसके नियम का हम लोग फायदा उठा रहे हैं? तो हम यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं किसका? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का, जो क्या बोलता है, देखिए आप ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम। उसके बाद ये बोलता क्या है कि कोई बॉडी जिस अवस्था में है, जिस स्टेट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगा। तो अगर हमें गीला कपड़ा लेते हैं और अगर इस कपड़े पे पानी है तो पहले अगर आपका जो कपड़ा है वो अगर रेस्ट पोजीशन पे है और अगर आप उसको अचानक से झटका दीजिएगा तो झटका आपने कपड़ा पे दिया तो कपड़ा आपका मूव कर जाएगा, जबकि आपका पानी का बूंद क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा और वहीं पे वो नीचे गिर जाएगा। तो हम न्यूटन्स के पहले नियम का यहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं, इस जगह पे झटका देके किसको? कपड़ा को। नेक्स्ट सवाल, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉयल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। सिंपल सा चीज आप देखे होंगे, बहुत सारी जो हमारे जो जवान होती है जो गन का यूज करती है, बुलेट, बड़े बड़े जो गन का यूज होता है, उसमें जैसे ही एक बंदूक से गोली निकलता है ना, बुलेट निकलता है, तो बंदूक पीछे की ओर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, किसके वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक बंदूक होता है ना आपका, बंदूक, इस गन से जब बुलेट निकलता है तो बुलेट का देखिए, बुलेट मान लीजिए, बुलेट है आपका, तो बुलेट का अपना मास होगा और ये स्पीड, हाई स्पीड के साथ जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी में क्या आएगा? मोमेंटम। तो बोलिए कि जो मेरा बुलेट है, ये बुलेट एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा। हमने पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो जितना मोमेंटम से ये आगे बढ़ेगा उतना ही मोमेंटम ये मतलब गन, उतने ही मोमेंटम से आपका गन क्या होगा? पीछे आएगा। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा? बना रहेगा। मतलब गन ने जितना मोमेंटम बुलेट को दिया, बुलेट ने भी उतना ही मोमेंटम गन को दिया। इसके वजह से गन आपका पीछे आता है, बुलेट आपका आगे जाता है, गन आपका पीछे आता है, लेकिन गन उतना पीछे नहीं आता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे इसका मास क्या है? ज्यादा है, तो इसका स्पीड कम होगा मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, जबकि बुलेट का मास कम है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा ताकि मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व रहे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा, लेकिन हाँ, सही आंसर क्या होगा आपका? बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम। बुलेट के पास बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है जिसके वजह से वो आगे जाता है, और वही मोमेंटम से गन आपका पीछे आता है, जिस वजह से हमको पीछे आना महसूस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल 12 नंबर को देखिए। 12 नंबर सवाल में आपको बोला जा रहा है द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 किलो। इसका वेट क्या होगा? मतलब बॉडी का आपको द्रव्यमान दिया है, बाहर निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला W क्या होता है? M इंटू जी। एम दिया है 2, जी का वैल्यू 9.8। अब 9.8 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो आएगा आपका 19.6 न्यूटन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में बोला है पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय। मतलब एक बस में कोई पैसेंजर आगे की ओर गिरने लगता है जब अचानक से बस क्या हो जाए? रुक जाए। तो ये कौन सा नियम यहाँ पे एक्सप्लेन करता है इसको? तो न्यूटन्स का पहला नियम। पहले बस में आपका कोई आदमी है, तो वो आदमी बस के साथ साथ मोशन पे है। अब अचानक से बस रुक जाएगा तो बॉडी तो मोशन पे रहना चाहेगा, क्योंकि पहले वो मोशन पे था, तो बस ने जैसे ब्रेक लगा देगा, अब आदमी जो है, पर्सन जो है, वो मोशन पे होने की वजह से आगे की ओर थोड़ा सा आ जाएगा। और इसी को हम कौन से नियम में पढ़ते हैं? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 14 नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। जो मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है किसी भी कोलिजन में, मतलब जैसे मान लीजिए एक दीवार है, यहाँ पे एक बॉल है, कोई भी पत्थर है, इसको फेंकिएगा तो इसका अपना मास है, आप वेलोसिटी दे दिए तो एक मोमेंटम से जाएगा। अब जितना मोमेंटम ये वाला बॉडी इस दीवार पे लगाएगा उतना ही मोमेंटम ये दीवार भी इस बॉडी पे लगाएगा, जिसके वजह से मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ये वाला बात हम कहाँ से सीखे हैं? तो वो हम सीखे हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ और न्यूटन्स के
सेकेंड लॉ से। देखिए सेकेंड लॉ आपको क्या बताता है, तो सेकेंड सॉरी फर्स्ट लॉ से नहीं हम सीखे हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सेकेंड लॉ ने क्या बताया, सेकेंड लॉ ने बताया कि जो फोर्स लगता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मोमेंटम के बारे में मिला आपको जानकारी। फिर थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और वहीं से हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, बोथ न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अब इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए 15 नंबर सवाल। क्या बोला गया 15 नंबर सवाल में, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, मतलब कोई एक सरफेस है जिसमें कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है, कैपिटल M का है। इस बॉडी पे एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये बॉडी इस जो सरफेस है आपका, इस सरफेस पे क्या हो एकदम पैरेलल ऐसे चले, ऐसे मूव करे। द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए जैसे बॉडी मूव करना चाहेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, F लगेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ध्यान देखिएगा। तो इस बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींचेगा mg से नीचे खींचेगा, और नॉर्मल फोर्स हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऊपर चल जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, तब बोलिएगा mg के बराबर होगा। तो mg के बराबर होगा, इसका मतलब जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में आपको क्या पूछा गया है, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी प्रकार के कोलिजन में क्या चीज यहाँ पे सही होगा। पहला बोलता लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया आपको काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तीसरा आपको दिया बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नाइदर बी। तो यहाँ पे सही आंसर है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। मतलब अगर हम किसी कोलिजन करवा रहे हैं, अभी एग्जांपल दिए, इसको इससे कोलिजन करवाएगा तो ये जो मोमेंटम इस पे अप्लाई करेगा ये भी उतना ही मोमेंटम इस पे अप्लाई करेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है हर कंडीशन पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ये एक पत्थर है आपका, स्टोन को आप दीवार फेंकोगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा। जिस मोमेंटम से पत्थर जाएगा दीवार पे, जितना मोमेंटम आपका पत्थर दीवार पे लगाएगा, दीवार भी उतना ही मोमेंटम पत्थर पे लगाएगा। लेकिन जिस काइनेटिक एनर्जी से पत्थर जाएगा, क्या टकराने के बाद वो उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पत्थर जाके दीवार पे रुक जाएगा वहीं पे। तो जितना काइनेटिक एनर्जी से गया है उतना काइनेटिक एनर्जी से नहीं आएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है हमेशा, लेकिन आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन अगर आपका कोलिजन इलास्टिक हो, इलास्टिक जैसे मान लीजिए गेंद को फेंकिएगा, तो गेंद फेंकेगा तो वहां पे तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, लेकिन जितना काइनेटिक एनर्जी से वो गया था उतना ही काइनेटिक एनर्जी से वापस भी आएगा। तो इलास्टिक एनर्जी में दोनों कंजर्व होता है, बोथ एंड भी। लेकिन यहाँ पे इलास्टिक आपको नहीं पूछा है, आपको बोला है कि एनी काइंड ऑफ कोलिजन। तो इन इलास्टिक पे सिर्फ मोमेंटम होगा, और इलास्टिक पे मोमेंटम भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। आप ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी को पी बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होता है mgh। तो m मतलब मास, g का मतलब क्या होगा, तो आप बोलिएगा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप 18 नंबर देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया होगा उसके ग्राफ में जो आप एरिया निकालिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। तो ये वाला एरिया कैसा निकलेगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे फोर्स जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा। तो जो एरिया होगा वो एरिया आपका आएगा, आप देख रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है आपको, वर्क डन मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क डन। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल क्या बोलता है 19 नंबर, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए क्या बोला 19 नंबर है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। तो टॉर्क किसका रोटेशनल एनालॉग है, आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। टॉर्क किसका होता है, तो फोर्स का होता है। टॉर्क किसका होता है आपका रोटेशनल एनालॉग, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग कौन होता है, तो आप बोलिएगा सर टॉर्क होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे मास दिया है, मास का रोटेशनल एनालॉग कौन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसका फॉर्मूला mr स्क्वायर। फोर्स का टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग कौन है, तो एंगुलर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का कौन होता है, तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होता है आपका रोटेशनल एनालॉग में। आप ये सब भी याद रखिएगा, आपको ये सब भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आप 20 नंबर सवाल देखिए, क्या बोला जा रहा है आपको 20 नंबर सवाल में कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं इसको।
ठीक है। एक्सेलरेशन का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो चलिए सबसे पहले लीनियर एनालॉग लिखते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो m इंटू ए क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल किसका, मास का और एक्सेलरेशन का। तो उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये किसका है, मास का ही है, और आपका ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किसका होगा, तो फोर्स का रोटेशन वाला कौन होता है, तब बोलिएगा कि टॉर्क होता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा, टॉर्क होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो किसके बराबर होगा, टॉर्क। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल 21, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस मतलब किसी एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास तो ये वाला होगा। अब मान लीजिए कि ये जो है इसी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस टाइप से, ये एक्सिस है मान लीजिए, इस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सिस है, यहाँ पे ऐसा रॉड लगा हुआ है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है, जैसे पंखा घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा बोलता है। तो एंगुलर मोमेंटम का निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिधर मूव कर रहा है आप उधर अपने उंगलियों का से घुमा दीजिए और फिर अपने इसको उठा दीजिए थंब को। तो थंब जिधर डायरेक्ट होगा, थंब जिधर डायरेक्शन देगा वही आपका डायरेक्शन आएगा। तो थंब आपका डायरेक्शन किधर देगा, तो थंब आपका एक्सिस पे ही डायरेक्शन देगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे कॉल करिएगा ना, आप इसको अपने राइट हैंड को कॉल करिएगा ऐसे करके, तो जैसे आप कॉल करिएगा थंब को खोलेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर कौन है आपका, तो ऊपर की ओर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जिसके अबाउट में ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपका 22 क्या बोल रहा है, स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्केप स्पीड आपको बता चुके हैं कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना स्पीड से अगर हम किसी बॉडी को फेंकेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो बोलिए स्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2g r। क्या होता है, √2g r होता है, ठीक है, √2g r। आप स्मॉल आर लीजिए, कैपिटल आर लीजिए, फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 2 का t, g का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट बाय रेडियस का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, gm/r²। और यहाँ पे आपका तो ये हो गया g का फॉर्मूला, स्मॉल g का, यहाँ पे r का r से एक r से एक r कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2gm/r। अब यहाँ से आप फाइनल देख सकते हैं कि किस पे वो डिपेंड करेगा, तो g पे करेगा, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे करेगा, मास पे करेगा, लेकिन किसका मास पे करेगा, तो बोलेगा मास ऑफ द प्लैनेट पे करेगा, बॉडी पे नहीं करेगा, बॉडी की मास पे नहीं करेगा, और रेडियस पे करेगा। तो देखिए मास ऑफ द प्लैनेट डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी नहीं करेगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, तो बोलता है डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं करेगा, तो आप बोलेगा मास ऑफ द बॉडी पे नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको पूछता है कि स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √2gr होता है, 2gr। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या 2gm/r। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसी से ये आपका आया है। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको क्या बोला गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल में आपको बोला गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कहाँ पे मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम एट पोल। क्या होगा, मैक्सिमम एट पोल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो पोल पे होता है, मैक्सिमम एट पोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल पे g का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत छोटा सा ही रीजन है, मतलब हम लोग का जो अर्थ का शेप है ना वो पूरा राउंड शेप नहीं होता, पूरा गोल नहीं होता है। तो जहां पे मान लीजिए मेरा पोल है, ये पोल है, तो हम लोग डिस्टेंस तो यहाँ सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से ये पोल का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है किसके रेस्पेक्ट में, अगर मान लीजिए गोल लेंगे हम, ऐसे गोल है, इस गोल से ये डिस्टेंस मान लीजिए रेडियस है r, ये मान लीजिए 10 है, तो ये पोल का डिस्टेंस यहाँ पे कम आता है 8। अब अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अर्थ के शेप के वजह से ऐसा होता है, शेप और सेंटर से पोल का डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप 24 देखिए, क्या बोलता है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन मास एज। तो एस्केप वेलोसिटी अभी बताया आपको कि बॉडी डिपेंड अपॉन मास, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है वो,
किसके मास पे डिपेंड करता है? तो प्लानेट के मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे कोई डिपेंड नहीं होता है। अगर डिपेंड नहीं होता तो यहाँ पे m का पावर 0 हो जाएगा, मास वहां पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? m का पावर 0 होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके बेसिस पे काम करता है? सबको पता है, पढ़ चुके हैं, पास्कल लॉ। इस सब पे देखिए समय नहीं देंगे, आपका एग्जाम है जल्दी, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सब समय नहीं देंगे हम, ये सब पास्कल लॉ होगा आपका सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, मतलब कोई एक लिक्विड है मान लीजिए। अब लिक्विड पे हमको पता है कौन सा फोर्स लगता है, तो आप बोलिएगा विस्कस फोर्स। लिक्विड का अपना लेयर होता है, तो जो विस्कस फोर्स लगता है ना, विस्कस फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया जिसके साथ वो कांटेक्ट में होगा, और साथ में ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। इसके साथ इसको हटाते हैं तो कोफिशिएंट लगता है आपका ईटा, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम एक बॉडी को फ्रीली इस विस्कस पे गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले वो गिरेगा, फिर गिरते गिरते वो एकदम कांस्टेंट स्पीड पकड़ेगा और एकदम कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा। और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? जब कोई बॉडी किसी विस्कस लिक्विड के अंदर में कांस्टेंट स्पीड पे गिरता है तो कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा देखिए वो क्या होगा आपका? फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए। एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा? तो आप बोलिएगा टर्मिनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल 27 क्या बोलता है? द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखिए अभी आपको बता दिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफ बराबर ईटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया और चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो किस पे करेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे करेगा। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड पे तो करेगा, देखिए आप कौन से लिक्विड पे आप फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हैं वो इस पे डिपेंड करेगा। एरिया पे भी करेगा, किस पे नहीं करेगा? वेलोसिटी पे। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ग्रेडियंट पे करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट नेचर पे, और एरिया पे करेगा वेलोसिटी पे नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप यहाँ पे देखिए 28, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच इट बिकम टर्बुलेंट इज कॉल्ड, मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के अगर आप ज्यादा कर दीजिएगा तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर आप उससे क्या कर दीजिएगा? रिमेन्स स्ट्रीमलाइन, अगर आप उसी वेलोसिटी पे रखिएगा तो वो स्ट्रीमलाइन पे रहेगा। स्ट्रीमलाइन समझते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मोशन दो प्रकार का होता है, कि स्ट्रीमलाइन जो एकदम स्मूथ चलता है इस प्रकार से, और एक टर्बुलेंट जो इस प्रकार से चलते रहता है, टर्बुलेंट होता है। तो बोलता है कौन सा स्पीड के ऊपर जाने से वो टर्बुलेंट हो जाता है? किससे? स्ट्रीमलाइन से। स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाता है, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल वेलोसिटी। आप समझ रहे होंगे ना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब, आप नल से कभी पानी को गिरते हुए देखे होंगे, कभी पानी एकदम स्मूथ गिरता है, तो एकदम स्मूथ गिरेगा तो हम बोलेंगे वो कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रीमलाइन में। और जब ज्यादा स्पीड से खोल जाता है तो बहुत जब तेज गिरता है ना, तो उस टाइम आपका उसका जो स्पीड कहलाएगा, आपकी वेलोसिटी कहलाएगा, वो टर्बुलेंट मोशन कहलाएगा। अब आप 20 नंबर का सवाल देखिए, बोलता है ए स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, मतलब एक स्टील का वायर है जिसके ऊपर 2 किलो का कोई एक वस्तु रख दिया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, अगर हम वायर का रेडियस को बड़ा कर देंगे, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, तब उसका एक्सटेंशन क्या होगा? देखिए इसको निकालने जाएंगे बहुत लंबा निकलेगा। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा, अगर हम डबल करेंगे रेडियस को, तो डबल करने से जो एक्सटेंशन होता है वो हो जाएगा आपका 1/4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर 1/4। निकालने जाएंगे बहुत बड़ा होगा, हम उतना अभी नहीं करवा रहे हैं। आप लोग का एग्जाम बहुत सामने है, क्वेश्चन देखिएगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, किस पैटर्न पे है, लेवल क्या है। आपको यही सवाल हुबहू आएगा इसका गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस टाइप का आएगा, इस पैटर्न का आएगा, इसका गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि जेक आपको उसी के लिए ये मॉडल पेपर आपको दिया है ताकि आप रिवीजन थोड़ा करिए इसको देख करके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 30 नंबर, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी लाइट को या सभी एनर्जी को क्या कर ले? ऑब्जॉर्ब कर ले। और ऑब्जॉर्ब करने की वजह से इसका जो कलर होता है वो आपका ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी, हम आइडियल ब्लैक बॉडी, ऐसे में तो इस दुनिया पे आइडियल ब्लैक बॉडी कोई होता नहीं है, मतलब इस दुनिया में किसी भी बॉडी को आप आइडियल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक आपके पास ऐसा होलो मतलब अंदर में कुछ ना हो, होलो खाली, अगर आप एक ऐसे कोई भी मान लीजिए खाली आप एक ऐसे बॉडी लेते हैं जिसके अंदर में कुछ नहीं, खाली रहेगा, और इसमें से आप एक छोटा सा होल कर देते हैं, होल
एक छोटा सा होल करेंगे और इसके ऊपर में अगर आप ब्लैक कोटेड कर देंगे तो इस बॉडी को आप आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत हद तक ऑब्जॉर्ब भी कर लेगा। और आपको याद रखना है कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है ना, वो अच्छा ऑब्जॉर्बर के साथ साथ अच्छा इमिटर भी होता है। मतलब जो ब्लैक बॉडी होता है आइडियल ब्लैक बॉडी, वो ऑब्जॉर्ब भी करता है अच्छा और इमिट भी करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड, मतलब उसके अंदर में होलो के अंदर में क्या रहेगा, ब्लैक क्या रहेगा, हैविंग ए स्मॉल होल, उसमें छोटा सा छेद रहेगा। क्लियर है? ब्लैक इसलिए ताकि वो ऑब्जॉर्ब कर लिए, छेद इसलिए रहेगा ताकि वो अच्छे से इमिट भी करे। तो जो अच्छा ऑब्जॉर्बर होगा वो अच्छा इमिटर भी होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए 31 नंबर, द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल का मतलब क्या है, लीनियर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई बॉडी अगर ऐसा लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए टेम्परेचर T पे, वो बराबर होता है आपका 3/2 RT, जहां पे R किया है तो आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T क्या है जिस टेम्परेचर पे आपको पूछा वो टेम्परेचर। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप 33 देखिए, 33, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी हायर टेम्परेचर। हम सभी को पता है कि हीट कहां से कहां ट्रेवल करता है, तो हॉट बॉडी से ट्रेवल करता है कोल्ड बॉडी में। कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पॉन्टेनिटी को फॉलो नहीं करता है। स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है, स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करेगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि हीट कहां से कहां जाता है, हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट नहीं जाता। इसके बारे में हमें कौन बताता है, तो सेकेंड लॉ, स्पॉन्टेनिटी, कौन चीज होगा और कौन चीज नहीं होगा, इसके बारे में आपको सेकेंड लॉ बताता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, तो आप बोलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ टेम्परेचर के बारे में, और सेकेंड लॉ आपका बताता है स्पॉन्टेनिटी, कोई चीज होगा अपने से या कोई चीज अपने से नहीं होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल आप देखिए 34 नंबर, आपको क्या पूछा गया है। 34 में आपको कहा जा रहा है कि एन इंजन हैज एफिशिएंसी, मतलब किसी इंजन का काम करने की क्षमता जो है वो 1/6 है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का मतलब जो टेम्परेचर को रखता है उस इंजन के अंदर में या उसको मेंटेन करता है उसको सिंक बोलते हैं। उसका टेम्परेचर को अगर घटा देते हैं हम 62 डिग्री सेल्सियस घटा देते हैं उससे, तो उसका जो एफिशिएंसी है, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, उसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर उस समय सोर्स का क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आप निकालना चाहोगे, हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, आप वहां से निकाल लीजिएगा कि जो एफिशिएंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, जहां पे T क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, ये सिंक का टेम्परेचर है, और T1 किसका टेम्परेचर है, तो आप बोलिएगा सोर्स का टेम्परेचर है। तो पहले पहले एफिशिएंसी कितना था, तो पहले एफिशिएंसी 1/6 था, तो 1/6 1 - T2/T1। फिर बाद में बोला कि जब इसको डबल कर दिया गया, जब इसको डबल कर दिया गया या फिर डबल हो गया, तो डबल कब हो गया, जब आपने सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 को कितना कम कर दिया, तो 6 to 2 कम कर दिया। अभी दोनों में से आपका इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 2 आएगा, फिर यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पे T1 का वैल्यू मिलेगा जो किसके बराबर आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। आपको थोड़ा हिंट दिया, आप अपने से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 35, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बोला जाता है, के अनुसार क्या बोला जाता है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है -273.15 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, तो हमको पता है कि सभी बॉडी के अंदर में जो छोटे छोटे पार्टिकल जिससे वो बना होता है वो मूव करता है। अब धीरे धीरे हम जैसे ही उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15 केल्विन तक पहुंचा देंगे, तो वहां पे मॉलिक्यूल का हिलना भी बंद हो जाएगा। मतलब वहां पे माना जाएगा कि वो उस टेम्परेचर पे पहुंच गया जहां पे एक भी मॉलिक्यूल आपका मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप 36 देखिए, क्या बोला जा रहा है कि इन गैसेज ए साउंड वेव, तो गैस में साउंड वेव क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि पार्टिकल, गैस का पार्टिकल जिधर वाइब्रेट करता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है अगर वो पार्टिकल, तो साउंड भी उधर ही चलेगा, पैरेलल दोनों का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल 37, इफ ए वेव कंप्लीट 22 वाइब्रेशन इन 2.57 देन इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाइब्रेशन बाय टाइम, वाइब्रेशन बाय टाइम, तो बोलिए वाइब्रेशन कितना, तो 20 वाइब्रेशन,
और टाइम कितना है 2.5 पे इसको काटेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, नीचे में 25 काटेंगे तो आएगा 8, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 हर्ज। समझ रहे हैं कैसे करेंगे इसको, इससे काटने पे पॉइंट हटेगा 200 आएगा, काट देंगे 8 आएगा, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 हर्ज। नेक्स्ट नंबर सवाल आप यहाँ पे देखिए आपका 38 नंबर क्या बोला जाए 38 में, इफ द पेंडुलम ओसिलेट, इफ द पेंडुलम ओसिलेट 38 टाइम्स इन ए मिनट, मतलब कोई एक पेंडुलम है जो वाइब्रेट कर रहा है 38 टाइम्स, कितना मिनट में, एक मिनट में, तो फ्रीक्वेंसी क्या, फिर से फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वाइब्रेशन बाई टाइम, तो कितना बार वाइब्रेशन करता है इस बार बोलिए, वाइब्रेशन बाई टाइम, वाइब्रेशन कितना है 78 बार है, और कितना मिनट में, टाइम कितना दिया 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड था, बोलिएगा 60 सेकंड। जब हम इसको इससे काटेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.3 हर्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। नेक्स्ट नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम, एसएचएम करने के लिए क्या क्या कौन सा चीज जरूरत नहीं है, तो ग्रेविटी, बिना ग्रेविटी के भी बॉडी एसएचएम कर सकता है। एसएचएम के लिए आपको कौन सा फोर्स चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब देखिए कोई बॉडी एसएचएम कब करता है, जैसे यहाँ पे ये बॉडी अब किस पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहता है। अब अगर आप इससे इसको डिस्प्लेस करिएगा, अगर आपने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो ये अब यहाँ पे आकर के इक्विलिब्रियम पे नहीं, यहाँ पे आकर के ये अनस्टेबल हो जाएगा। पहले वो यहाँ पे स्टेबल था, स्टेबल पोजीशन पे था, आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया है, अब जिसके वजह से ये अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल से ये फिर से स्टेबल होना चाहेगा, तो इधर इसको रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स रीस्टोरिंग। और ये रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करेगा, इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, आपने कितना चेंज किया उस पे डिपेंड करेगा, और मीडियम के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि ये एसएचएम कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, हवा के मीडियम पे हो रहा है, या किस पे हो रहा है। तो ग्रेविटी यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रेविटी पे एसएचएम डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल 40, लास्ट नंबर सवाल आपका, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। तो आपको हमको पता है कि जब कोई बॉडी एसएचएम करता है तो इसमें जो फोर्स लगता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का। और फॉर्मूला क्या होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये सब पढ़ा चुके हैं तो ज्यादा बताएंगे नहीं, आप ये सब कर लिए होंगे। बाकी आप अपने नोट्स को पढ़ना मत छोड़िए, जो नोट्स हम आपको पढ़ाए हैं, आपको ऑफलाइन क्लास में जो हम क्लासेस दिए हैं, आप उसको पूरा पढ़िए। बाकी आप यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को रिवीजन करिए। ठीक है, तो इसके बाद हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ले आएंगे आपका 2023 का, खत्म हो चुका है आपका 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया। आपके पास टोटल लगभग अगर 6 मॉडल क्वेश्चन पेपर आप कर लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, तो आपके पास टोटल कितना क्वेश्चन हो जा रहा है आप बताइए। तो 40 करके आपका टोटल क्वेश्चन हो जा रहा है 240 क्वेश्चन। तो इतना सारा क्वेश्चन, फिर आपको बर्मा गैस भी आपको हम बता चुके हैं, तो बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा इन सब क्वेश्चन से। आप जब जाके दे के आइएगा एग्जाम, फिर आप मेरे को बताइएगा कि आपको हेल्प हुआ या नहीं हुआ। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।